हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर का जो टॉपिक इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने चल रहे हैं वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, हमें कोई संविधान बनाना होता है, किसी भी देश का संविधान जब बनता है तो एक असेंबली यानी कि एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ मेंबर शामिल किए जाते हैं। तो वो लोग संविधान को ड्राफ्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बनाते हैं। और वो जो ग्रुप है वो उम्मीद तो ये की जाती है कि भाई चूँकि वो देश के लिए संविधान बना रहे हैं तो देश में जो भी डाइवर्सिटी है, मतलब तरह तरह के लोग हैं, तो वहाँ से रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। मतलब हर तरह के लोग उस ग्रुप में शामिल होने चाहिए, तब जाके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें लोगों का विश्वास होता है। तो हमारे भारत में जो संविधान आज है हमारे, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके आधार पर हमें राइट्स मिले हुए हैं, उसके आधार पे पूरा देश चल रहा है, जुडिशरी चल रही है, लॉज बनते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान बनाया, उसके बारे में हम जो बुक में इस चैप्टर में दिया गया वो हम देखते हैं क्या है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था और देखा किस प्रकार से हमें गवर्नेंस का भी एक्सपीरियंस था और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बनाया भी था उस समय। तो वो सब हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बनाने वाले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने वाले लोग कौन थे। यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच। देखिए, ब्रीफ का मतलब छोटा, स्केच का मतलब होता है कि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो हम बेसिक डिस्क्रिप्शन जो ज़रूरी होता है किसी के बारे में देते हैं, वो वही है ब्रीफ स्केच। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट एस.सी. मुखर्जी हैं और देखिए यहाँ पे जयपाल सिंह हैं। तो इन सब के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ के समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके कुछ मेंबर्स यहाँ दिए गए, उनको आप पढ़ लीजिएगा। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यहाँ पे है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी लिखा गया वो डॉक्यूमेंट हो गया। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है हम एक प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप का मतलब समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ फाइनल पेश करने के पहले, फाइनलाइजेशन करने के पहले जो कुछ आप पहले जो वर्क करते हैं आपको ड्राफ्टिंग ही होता है, अगर आप कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। तो जब भी संविधान बनता है तो उसे ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय असेंबली, तो उसे एक असेंबली ने बनाया था ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ध्यान दीजिएगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो जिस असेंबली ने संविधान बनाया था उस असेंबली में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आज जैसे इलेक्शन होता है, गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उस टाइप का नहीं था। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हेल्ड इन जुलाई 1946। तो देखिए यहाँ पे डेट दी गई है, जुलाई 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग रहेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि दे वर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने इसलिए कहा था, इसको ध्यान देना आपको इसलिए है कि किस प्रकार का इलेक्शन था वो हमें समझना चाहिए। जो समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, वो बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर समझें कि हमारी असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे हुआ था, हाउ इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जुलाई 1946 में जो इलेक्शंस हुए थे, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और पहली मीटिंग इसकी दिसंबर 1946 में हुई। और सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड, और उसके बाद कंट्री का डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। और उसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइडेड हो गई। किस प्रकार से? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई वो इंडिया की और दूसरी हो गई पाकिस्तान की। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके मेंबर्स थे 299। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था और पार्टीशन का प्लान फाइनलाइज नहीं हुआ था, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो जो आज पाकिस्तान देख रहे हैं उसको शामिल करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसके मेंबर्स थे 389। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए CA लिख देता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे 389। और 9 दिसंबर को इनकी पहली मीटिंग हुई थी 1946 में, मतलब ये पूरे के पूरे 389। फिर उसके बाद 3 जून 1947 का जो माउंटबेटन प्लान होता है वो आ जाता है, माउंटबेटन प्लान। ये भी समझ लीजिए, माउंटबेटन प्लान आता है डिवीज़न का, कि इंडिया का कैसे डिवीज़न होगा। तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो भी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इसके मेंबर्स थे, कुल कितने मेंबर्स थे इसके मेंबर्स थे 389। तो पाकिस्तान में बाकी चले जाते हैं और 299 इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रह जाते हैं, बाकी सब पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा हो जाते हैं। तो आपको 389 के फिगर और 299 के फिगर की बात समझ में आ गई होगी। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। इन डेट्स को भी याद रखिए आप। एडॉप्टेड
किस तारीख को अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट का मतलब उसे स्वीकार कर लिया गया था कि नहीं यही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, लेकिन इसे लागू किया गया मतलब केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को। इतना आप जानते हो। और इसीलिए हम अपना जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना। ये तो स्कूल में आप मनाते ही होंगे। अपने देश से तो प्यार है ना आपको। देखिए 24 जनवरी 1950 को इस पर साइन किए गए, ठीक है। 26 नवंबर को इसे अडॉप्ट किया गया 1949 में। उसके बाद 1950 आया तो 24 जनवरी को सबने साइन किया इस पर। उस दिन पानी बरस रहा था और मतलब इसे शुभ सूचक माना गया था। और जिस दिन इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? जब ये जो 389 मेंबर्स थे कुल मिला के, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। तब जो हमारा सेंट्रल हॉल है काफ़ी सजाया वजाया गया था। आप इसे टीवी पे ज़रूर देखते होंगे या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आप देखते होंगे। तो एक तो हो गई 26 नवंबर 1949 की डेट, 24 जनवरी 1950 की डेट, और उसके बाद फिर अगली जो मतलब 1949 में 26 नवंबर को उसे अडॉप्ट कर लिया गया और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन साइन किए गए। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और जब इसे लागू किया गया 1950 को, तो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था बच्चों ने। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है फिर वो समाप्त हो जाती है। उसकी जगह जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इंडिया की पार्लियामेंट बन जाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट बन जाते हैं। इसे प्रोविजनल पार्लियामेंट कहा गया, मतलब काम चलाऊ पार्लियामेंट कहा गया, क्योंकि बाद में 1951 और 52 में के बीच में इलेक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद हमारी इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन होता है, जनता के द्वारा चुने गए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें जो संविधान उसे एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए, मतलब वाई शुड वी एक्सेप्ट। मोर देन 6 डिकेड्स अगो, लगभग 6 दशक बीत चुके हैं। 6 दशक क्या, अब तो 7 डिकेड्स आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे देश के अगल बगल जो हमारे पड़ोसी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा संविधान सफल नहीं हुआ। अगर हम पाकिस्तान का देखें तो नेपाल में तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। हमारे देश में क्या खास बात है कि हम आज तक उसी कॉन्स्टिट्यूशन से काम चला रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन। तो उसका एक कारण है, मतलब एक कारण तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। देखिए आप समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ इन सब में समझ में आएगा जो मैं आगे आपको समझाने चल रहा हूँ, और नहीं तो फिर आप वीडियो को वॉच करना छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर। देखिए आप जब मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो मिरर में आपका चेहरा दिखाई देता है, मिरर आपको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हमारा संविधान था वो दरअसल वास्तव में जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सिर्फ उनके विचार उसमें नहीं शामिल किए गए थे कि आप कहें भैया नेहरू जी थे, पटेल जी थे, सबने मिलकर जो बना दिया संविधान बना दिया, हम तो थे ही नहीं उस वक्त, हमारे विचार शामिल ही नहीं किए गए। तो वो क्वेश्चन उठ सकता है ना। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उनके मेंबर्स की बातें नहीं थी उसमें। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस। ब्रॉड कंसेंसस का मतलब सीधी सीधी बात ये होती है कि जो भी चर्चा चल रही थी उस चर्चा में लगभग पूरे देश की सहमति थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात उठी कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना चाहिए, चाहे हिंदूज हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख हों, ईसाई हों, सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। अब बताइए अगर ये डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ, 299 मेंबर्स ने आपस में डिस्कस किया और कहा भाई होना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे सिर्फ उनके विचार है? ऐसा नहीं है। और लोगों से पूछा जाएगा तो भी कहेंगे हाँ भाई होना चाहिए, हाँ भाई होना चाहिए, हाँ भाई होना चाहिए। अगर हम नए में अभी मॉडर्न में लें तो अभी जो 3 तलाक है तो उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई, एक कानून बनाया गया कि भाई 3 तलाक लगातार ना दिए जाएँ। तो अब उस पर लोगों के विचार खराब भी हैं। जो पुरुष समाज है वो तो महिलाओं से अधिकार भाई लेना चाहता है ना, देना तो चाहता नहीं है, तो उसने विरोध किया। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनका मानना था कि नहीं भाई कानून बनना चाहिए, तो बना दिया गया। तो कंसेंसस का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कि सब लोग आपकी बात मानेंगे, बट मोस्टली एग्री करते हैं तो कंसेंसस बनता है। तो जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट में जो विचार निकल के आए रखा गया वो एक ब्रॉड कंसेंसस की बात करते हैं, मतलब जनता के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन की बात की गई। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ा, रीराइट करना पड़ा, अफ्रेश, ताज़ा, नए सिरे से, क्योंकि उनके जो बेसिक रूल्स थे वो वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थे, वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़।
देखिए सोशल ग्रुप्स ये हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप मेंबर्स हैं समाज के उनको, और पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, डिफरेंट स्टेट पार्टीज़ हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं थे। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हर पार्टी हमारे संविधान को मानती है, उसी के अनुसार चलती है। और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब हो गया सोसाइटी से आने वाले लोग, उन लोगों ने भी कहा भाई संविधान सही नहीं है। हमारे देश में इस तरह का क्वेश्चन आज तक नहीं उठा, बड़े पैमाने पे नहीं उठा। हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं भाई देखिए दुनिया का मुंह तो आप बंद कर नहीं सकते, इन सम अदर कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया कि भाई संविधान लिखा गया और उसके बाद फिर दोबारा भी संविधान लिखा गया, कुछ देश का उदाहरण तो ये हो गया, हम इसमें नेपाल का उदाहरण ले सकते हैं। इन सम अदर कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, मेयर पीस ऑफ पेपर, यानी उस देश में संविधान तो है लेकिन सिर्फ एक नाम मात्र का है, उसका ज़्यादातर जो प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जाता। अब जैसे मान लीजिए आप उत्तर कोरिया का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ तानाशाह है, वहाँ संविधान का क्या मतलब है। ऐसे आप रशिया का उदाहरण ले लीजिए, इसी प्रकार से आप चाइना का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ संविधान में लिखी गई है, वास्तव में नहीं है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई इसको फॉलो नहीं करता, जनता भी नज़रअंदाज कर देती है, और ऐसे देशों में गृहयुद्ध छिड़ा रहता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट, लेकिन हमारे अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफरेंट है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, पिछले 50 सालों की बात, 60 सालों की बात करें, सेवरल ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चन सम प्रोविजंस, हाँ कुछ क्वेश्चंस तो उठे हैं इसके प्रोविजंस पे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि भाई 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भाई द मुस्लिम्स डिमांडेड देयर ओन कंट्री, तो ये है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब फिर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जो हमारे उस वक्त लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, हमारी सोच अलग है, हमारी फ़िलॉसफी अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग है, हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से कुछ प्रोविजंस पे लोगों को, अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट गवर्नमेंट से कहती है भाई हमें पावर कम मिली हुई है, हमें और पावर दी जाए। दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल जब चीफ मिनिस्टर बने तो अक्सर इसका रोना रोते रहते थे। ममता बनर्जी आज भी चिल्लाती रहती हैं, कभी कभी महाराष्ट्र से बातें उठ के आती हैं, साउथ के स्टेट से बातें उठ के आती हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट नो लार्ज सोशल ग्रुप, लेकिन कोई भी बड़ा सोशल ग्रुप या कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक इसकी लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं उठाया। डिड नॉट हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज एन अनइक्वल अचीवमेंट, ये हमारे देश के संविधान की एक उपलब्धि है। किसी भी संविधान के देश की उपलब्धियों में हमारे देश के संविधान की उपलब्धि ये है कि हमारा संविधान अभी भी वही चल रहा है और इतना फ्लेक्सिबल है कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें हम अमेंडमेंट कर देते हैं, उसमें सुधार कर देते हैं। लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि भाई ज़्यादातर लोगों के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वही लेजिटिमेट है ना। अब जैसे मान लीजिए जनता ने सरकार को चुन के भेजा, अब पता चला मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया, हटा के कोई जनरल वहाँ का हमारे देश में बन गया हेड, तो आप कहोगे भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत है, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। तो लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने पर प्रश्न करना, ये गलत है। द सेकेंड रीज़न, तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि भाई the Constitution does not reflect the views of the only members. It is a broad consensus, and no large social and political group has ever raised question on the legitimacy of the Constitution. The achievement. दूसरा एक कारण क्या हो सकता है कि फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो ये हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो एक ब्रॉड कंसेंसस है। भाई जब ज़्यादातर लोगों की बात मानी जाएगी तो क्यों लोग नहीं मानेंगे। घर में 15 सदस्य हैं, उसमें से कम 10 के मन की चीज़ बनी है, तो क्यों बखेड़ा खड़ा होगा। 4-5 लोग थोड़ा बहुत तो यहाँ हल्का फुल्का करते रहेंगे, पर इतने लोग तो साथ है ना। अब पता चला कि 15 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की बात मानी गई और 13 लोगों को छोड़ दिया गया, तब तो भाई अगर ये बहुत ही सीधे साधे संत लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, तो बवाल खड़ा हो जाएगा ना। तो कंसेंसस बना के चलेंगे, कम से कम 80 और 20 का रेशियो बना रहे तो भी ठीक है। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कौन लोग शामिल थे, रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो लोग ध्यान से जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसको सुन रहे होंगे, वो क्वेश्चन उठाएंगे कि सर आपने बताया कि यहाँ लिखा कि ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो कहीं वही बात तो नहीं हो रही। और फिर कहेंगे सर आपने कहा था कि इस तरह का इलेक्शन नहीं था जिस तरह का इलेक्शन आज होता है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं उस तरह का इलेक्शन नहीं था। देखिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब पूरे देश से आए थे, ये बात सही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उस वक्त कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। मतलब जैसे आज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि भाई पुरुषों को, स्त्रियों को 18 साल की उम्र पार करने के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो उस वक्त ये सिस्टम नहीं था, क्योंकि भाई देखिए देश आज़ादी हुआ था और हमारे लॉज अभी बने नहीं थे, हमें किसी तरह से देश को चलाना था, तो उस तरह से चुनाव नहीं हो पाए जैसे आज होते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली। तो पहली चीज़ याद रखिएगा
कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली, उसका डायरेक्ट चुनाव तो नहीं हो सकता। डायरेक्ट चुनाव का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हम जो 18 साल से उम्र की जो जनता है, अगर उसके पास वोट देने का अधिकार कि मतलब उसके वोटर आईडी वगैरह है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो जाकर अपने एमएलएस को और अपने एमपीज को चुन सकते हैं। उस तरह से चुनाव नहीं हो सकता था कि पूरे भारत के लोग उसमें शामिल हो सकें। तो फिर कैसे चुनाव हुआ था? इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। तो मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मेंशन्ड अबव। तो इसको तो मैंने उदाहरण से बताया था कि भाई जैसे इंडिया है तो इंडिया की एक अपनी गवर्नमेंट है, तो उस वक्त वहाँ पे क्राउन की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसी को हटाकर यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक प्रकार से देश का शासन चला रही थी। और जब 26 जनवरी 1950 को ये एक प्रकार से लागू हो जाता है तो वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको समझाया था। जिस प्रकार से इंडिया है और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वही स्टेट्स प्रोविंसेस हो गए। और वहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी में 403 विधायक चुन के आते हैं। और जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो ये सब भी वोट देते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ है वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता, मतलब पब्लिक नहीं चुनती डायरेक्ट, बल्कि उनका चुनाव यही लोग करते हैं। एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, ये लोग मिलकर चुनाव करते हैं इनका। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर्स थे 299 मेंबर्स, उनको पीपल ने नहीं चुना था, बल्कि उनको यही डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, यानी कि जो विधानसभा थी, प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, इनको जो इसके मेंबर्स थे 299, उनको चुना था। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एक प्रोविंस हो गया, यहाँ पे कई मेंबर्स हो गए उस लेजिस्लेचर के, और इनको जनता ने चुन के भेजा। तो जनता ने चुन के भेजा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेंबर्स को, और इन लोगों ने चुना जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उन मेंबर्स को। ठीक है, तो इन्होंने चुना। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसका गठन इन्होंने किया, जनता ने नहीं किया, इसलिए इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा गया। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफी। अब ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि भाई कैसे आप कह सकते हो कि पूरे भारत के कोने कोने से लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि भारत का संविधान है तो चारों कोने के लोग शामिल होने चाहिए, हर तरह के लोग शामिल होने चाहिए, तभी तो आप कहोगे भाई हमारे भी लोग थे, हमारे भी लोग थे, उसमें हमारे भी लोग थे। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ, वो जो आप यहाँ देखेंगे ना, जो ब्रीफ स्केच दिया गया, तो भी आपको पता चल जाएगा। दिस इंश्योर्ड, इंश्योर्ड माने पक्का करना, फेयर ज्योग्राफिकल शेयर, ज्योग्राफिकल शेयर, फेयर का मतलब होता है न्याय संगत, ठीक ठाक जो होना चाहिए। ज्योग्राफिकल शेयर का मतलब ये हो गया, ज्योग्राफिकल शेयर यानी भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो भूमि है, सीमा है, वही हमारा ज्योग्राफिकल शेयर है। तो मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, तो रीजन्स मतलब क्षेत्र हो गए, कंट्री मतलब देश हो गया। तो हमारे देश के जो हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, मध्य भारत, सब लोग, सब कोने से लोग आए थे यहाँ पर, इसके मेंबर्स थे। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब तो आपको क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि भाई जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स किसी एक ही तबके के लोग थे, एक ही जाति के लोग थे, एक ही तरफ के थे, नहीं, वहाँ सिख भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, दक्षिण के भी लोग थे, अदर कास्ट के भी लोग थे, अंबेडकर जी थे तो पटेल जी भी थे, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। तो इस तरह से हर तरह के मेंबर्स थे, हर कोने से मेंबर थे। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था भाई, वो तो रहना ही रहना है, क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उसने पार्टिसिपेट किया था। द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी में अगवा जो थी वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस थी। लेकिन जो अभी जो कांग्रेस पार्टी है वो दरअसल कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा जिसको कहा जाता है, कांग्रेस इंदिरा, इसको कांग्रेस आई कहा जाना चाहिए एक प्रकार से। और महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में कि 1947 में हमें आज़ादी मिल गई तो इसे ख़त्म कर देना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसका गठन हुआ था हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल उसको लेके, इसको ख़त्म करके नए सिरे से आप पार्टी का गठन कर सकते हो। लेकिन बदमाश लोगों ने मतलब उसको भुनाने के लिए कि हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाले लोग हैं, ये है वो है, मेरा अपना ओपिनियन तो ये है, क्योंकि दे डिड नॉट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ महात्मा गांधी। ये ब्लेम तो मैं उन पर लगा ही सकता हूँ, उन्होंने इसको नहीं भंग किया और आज तक वो इसको भुनाते रहते हैं, कैश करते रहते हैं कि वी वर द पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। द पार्टी दैट डिड फ्रीडम स्ट्रगल बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। तो किसी के मन में अगर ये प्रश्न उठता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा था तो फिर एक ही सोच के लोग उसमें रहे होंगे, ऐसा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस खुद भी एक ऐसा संगठन था
दैट इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे। अब देखिए, एक तरफ नेहरू थे तो एक तरफ अम्बेडकर साहब थे, गांधी जी थे। गांधी जी अम्बेडकर में ज़्यादा जमती नहीं थी। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस के लोग थे। तो कांग्रेस उस वक्त बहुत ही बड़ा संगठन था और उसमें हर विचारधारा के लोग थे। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ओपिनियन के लोग डिबेट करते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मतलब वैरायटी थी उसमें। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, बहुत से ऐसे मेंबर्स थे कांग्रेस की विचारधारा सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंट, अब हम आते हैं सामाजिक, मतलब सामाजिक ताना बाना क्या था वहाँ का। सोशल टर्म्स में समाज के कैसे कैसे लोग थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, देखिए डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग जात के लोग थे, अलग अलग क्लासेस के वर्ग के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग व्यवसाय के लोग थे। डॉक्टर हैं तो इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो अब आप भी जान रहे होंगे किस प्रकार से जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ना कुछ इसको मिटा दूँ, उनकी वजह से जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज कंपोज्ड ऑफ सो मैनी ओपिनियनेटेड पीपल, सो मैनी। पाकिस्तान की तरह से नहीं थे कि वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स वर देयर, दे वर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम इस्लाम ओनली, दे हैड अ वेरी नैरो माइंडेड व्यू। बट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 299 मेंबर थे, दे वर वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, एंड they were devoted to the cause of India with different opinions of different religions, with different caste, of different classes, different occupations। और इन सब का आधार था ह्यूमैनिटी की। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमैनिटी की बात करता हो, किसी रिलीजन की बात ना करे। अब मैं भी अपने स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि यू हैव टू कीप योर कंट्री एंड द ह्यूमैनिटी कॉजेज अबव देन योर ओन थाट्स, योर ओन रिलीजन, ओन कास्ट और एनी अदर बेस। देश और मानवता सबसे पहले, ये हमारी सोच का हिस्सा होना चाहिए। तो वही संविधान पे अगर आप क्वेश्चन करते हो, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया और आज तक क्यों चल रहा है, तो उन क्वेश्चन का सबका आंसर यहाँ आज मिल रहा है आपको। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। अच्छा, उसके बाद देखिए कितना अच्छा यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, ये पैराग्राफ कि भाई जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई जनता ने चुन के नहीं भेजा था, जनता ने चुन के नहीं भेजा था, जनता ने चुन के नहीं भेजा था, उसका जवाब यहाँ दिया गया है कि इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। मान लीजिए अगर यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के जरिए पब्लिक ने इनको चुन के भेजा होता, तो भी इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब इसमें जो जो लोग मेंबर शामिल थे वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले नहीं थे। और जब 1951 और 52 के बीच में चुनाव हुए तो इसके बहुत से मेंबर्स जीत के आए थे। जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्रधानमंत्री बने, पटेल जी थे, अंबेडकर जी थे, सब जीत के नहीं आए, उनको तो पब्लिक ने चुन के भेजा। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल थे तब पब्लिक ने चुन के नहीं भेजा था। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए। फाइनली और अंत में, मतलब तीसरा, पहला तो हमने ये पढ़ लिया था कि भाई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक ब्रॉड कंसेंसस पे आधारित था, इट वर नॉट द व्यूज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो कंपोजिशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो बहुत ही वेरिड था, विद ए फेयर जोग्राफिकल शेयर, विद मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस, ऑक्यूपेशंस, कास्ट, ग्रुप्स एट्सेट्रा। इसलिए भी हमारा संविधान बनाने में हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। जिस प्रकार अब ये बात ये आती है कि संविधान कैसे बना, लड़ झगड़ के बना, ज़बरदस्ती बना, नहीं। जहाँ पे कोई चीज़ फोर्स की जाती है ना, वहाँ पे सैंक्टिटी नहीं होती। जहाँ सब लोग आदर भाव से स्वयं नतमस्तक हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ पे सैंक्टिटी होती है। क्लास में टीचर आया, आप सब लोग डरते हो, डर के मारे अपना गुड मॉर्निंग सर, उसमें सैंक्टिटी नहीं है। मैनर ज़रूर शामिल है, लेकिन कोई दूसरा टीचर आता है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत लगाव है आपको, बहुत इज्जत देते हो, तब आपके दिल से निकलेगी गुड मॉर्निंग सर, उसमें सैंक्टिटी है। तो सैंक्टिटी कहाँ आपको अप्लाई करनी चाहिए, समझ जाइए। द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया था, डिबेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उससे हमारे संविधान की पवित्रता जाहिर होती है, उसे प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। मतलब उन्होंने बिना किसी पक्ष के बहस की संविधान के लिए संविधान को बनाया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। देखिए सिस्टमेटिक मतलब ढंग से, लगभग 11 सेशंस हुए थे, ठीक है। मतलब एक आध महीने का गैप होता था, 1.5 महीने का, फिर एक बैठक कुछ दिन चलती थी, फिर 1 महीने गैप होता था। जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसके साल में 3 मेन सेशंस होते हैं। अभी जब मैं बना रहा हूँ तो मानसून सेशन स्टार्ट होगा, इसके पहले बजट सेशन था, फिर विंटर सेशन स्टार्ट होगा, इस टाइप से। और ओपन मतलब खुली बहस,
ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बहस कर रहे हो। एंड कंसेंसुअल का मतलब होता है कि जब तक एक राय नहीं बन जाती थी तब तक कोशिशें की जाती थी। तो ढंग से, खुले तौर पर और एक दूसरे को मनाने के हिसाब से बातें होती थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। देखिए कैसे संविधान बना। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर फैसला लिया गया और उस पर सब लोग सहमत हो गए। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 500 शब्दों का एस्से लिखना है तो कुछ पॉइंट्स आप बना लेते हो कि भाई इन पॉइंट्स पर हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे तो हमारे 500 शब्द का एस्से हो जाएगा। मतलब मेन पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो कुछ मेन आउटलाइन तैयार की गई। देन अ ड्राफ्ट, जैसे मान लीजिए आउटलाइन अब मैं बोलूँगा तो फिर बढ़ जाएगा ट्यूटोरियल, छोड़ते हैं। देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, मतलब संविधान कौन लिखेगा, और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, क्योंकि वो बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने थे। जैसा आप ब्रीफ स्केच यहाँ पढ़ेंगे तो उनके निर्देशन में काम हुआ। हालांकि वो अकेले नहीं थे, और भी लोग थे। ऐसा मत समझिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही सारा काम कर लिया था। प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट, उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप कोई चीज़ डॉक्यूमेंट तैयार करके कई पन्नों को लेके जाएं तो आपका ड्राफ्ट कहलाएगा। बाद में चेक हो गया, फाइनल हो गया, ओके हो गया, तो फिर वो ड्राफ्ट जो है वो जो जिस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो लिख कर डॉक्यूमेंट कि संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसको प्रिपेयर किया उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन के लिए तो वो सोचते थे क्या भाषा इस्तेमाल करनी है, कैसे लिखना है। भाई हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, और जो उसकी लैंग्वेज होगी वो कैसे होगी, तो सारी चीज़ें तैयार करते थे डॉक्टर अम्बेडकर के निर्देशन में। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन। थॉरो डिस्कशन का मतलब होता है खूब खुलकर विचार हुआ, डीप विचार हुए। टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था उस पर विचार हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले डिस्कशन हो गया उसके बाद उसे लिख लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। भाई पहले जैसे मान लीजिए मेन आउटलाइन में फंडामेंटल राइट्स देने हैं, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी फेडरल स्ट्रक्चर वजह से। उसके बाद फिर इन पर काफ़ी कुछ तैयार किया गया, वही था हमारा ड्राफ्ट कि फंडामेंटल राइट्स कौन से दिए जाएंगे, किस प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे काम करेगा, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। अब ये जब लेके गए तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। पता चला फंडामेंटल राइट से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। हाँ भाई इतने राइट्स हैं, हाँ मिलने चाहिए, डिबेट डिस्कशन, फिर फेडरल स्ट्रक्चर पर डिस्कशन, फिर जुडिशरी पर डिस्कशन। तो इस तरह से जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उस पर डिस्कशन हुए। अब आप जानते हैं कि इसमें कोई ना कोई संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें छेड़खानी की जाएगी, कोई पॉइंट हटाया जाएगा, कोई पॉइंट जोड़ा जाएगा, तो ये सब होता था। ड्राफ्ट क्लॉज बाय क्लॉज, जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और फिर सो गया, तो मैंने खाना खाया एक क्लॉज है, फिर सो गया दूसरा क्लॉज है। इन दो क्लॉज से सिर्फ एक वाक्य बना, मैंने खाना खाया और सो गया। तो आप कह सकते हो कि बहुत थॉरो डिस्कशन किया गया, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन किया गया, एक एक सेंटेंस पे, वर्ड पे ध्यान दिया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अमेंडमेंट्स कंसीडर किए गए तो आप कहोगे लगभग 2000 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। भैया उसको थोड़ा हटा दो, उस लाइन को ये शामिल कर दो, तो सब लोगों ने कहा हाँ 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 शामिल कर दो, हो गया अमेंडमेंट। भैया ये हटा के उसमें वो डाल दो, वो लाइन ठीक नहीं है, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई हटाने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। तो संविधान में काफ़ी सुधार भी किया गया है। जो ड्राफ्ट लिख के लाए थे, वर कंसिडर द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 140 डेज, लगभग 114 दिन तक बहस चली। स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, लगभग 3 साल तक ये 114 दिन। देखिए इसमें क्या है ना कि लगभग 165 बैठकें हुई, 165 दिन, जिसमें से 114 दिन डिबेट एंड डिस्कशंस में गए, और ये लगभग 3 साल तक चला काम। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड। और आप जानते हैं कि कुल मिला के 2 साल 11 महीना एंड 17 डेज, कहीं कहीं आपको 18 दिन पढ़ने को मिलता है, लेकिन मैंने ऑफिशियल साइट से निकाला है ये 2 साल 11 महीना और 17 दिन, लगभग इतने में हमारा संविधान बना। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, तो जो भी पार्लियामेंट के सामने कागज़ पेश किए गए, एंड वर्ड स्पोकन, जो शब्द बोले गए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व, उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व किया गया। रिकॉर्ड करने का मतलब वो सब लिखित रूप में है, किसने क्या बोला। आज भी अगर आप देखिए पार्लियामेंट में बहस चलती है तो पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं और इधर से जो स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं, तो बीच में वेल में कुछ लोग बैठे टेबल पे कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं।
तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं, जो कुछ भी बातचीत हो रही है उसको लिखते हैं, क्या बातचीत हो रही है उसी को रिकॉर्ड करने को, नहीं कि वहाँ पे मोबाइल रख दिया रिकॉर्ड, और उस टाइप नहीं, उनकी हर बात लिखी जाती है। और कोई ऐसी बात कही जाए जो रिकॉर्ड करने लायक ना हो, मतलब आगे ना जाए लोगों के सामने कि हाँ इस तरह की बात हुई, तो उसे एक्सपंज किया जाता है। अभी भी पार्लियामेंट डिबेट में कहा जाता है इसको रिकॉर्ड में शामिल ना किया जाए, स्पीकर कहता है ऐसे। और प्रिजर्व का मतलब जो कुछ भी लिखा गया कि उस वक्त क्या क्या बातें हुई, उन सबको संभाल के रखा गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जो ओरिजिनल उसे संभाल के रखा गया। दीज आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो भाई इन्हें आप मत भूलिएगा, इन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। मतलब एवरी वर्ड स्पोकन एंड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड हैज़ बीन केप्ट एज अ रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व्ड। और वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के तहत उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया। व्हेन प्रिंटेड, और जब इसे प्रिंट किया गया, दीज डिबेट्स अगर प्रिंट करोगे, दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम, तो 12 वॉल्यूम्स बनेंगे, मतलब 12 बड़ी बड़ी भारी भरकम किताबें बनेंगी अगर आप सब जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप प्रिंट करते हो। दीज डिबेट्स प्रोवाइडेड द रैशनल मतलब होता है वजह, कारण, बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द प्रोविजन मतलब होता है व्यवस्था। आपके घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरों को प्रोविज़न है आपके रहने के लिए। आपके घर में रसोई में तरह तरह की चीज़ें रहती हैं, वो प्रोविजनल सामग्री होती हैं जो रसोई में चीज़ों को बनाने के काम आती हैं। चाय बनाना है तो चाय की प्रोविज़न के लिए आपके पास चाय पत्ती, चीनी, ये सब होना चाहिए अगर आप मीठी चाय पीते हैं तो। उसी प्रकार से जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जो कुछ लिखा गया, जो व्यवस्था की गई, जो सिस्टम बनाया गया, जो अरेंजमेंट किया गया, उसके पीछे की जो वजह है, जो रैशनल है, ये 12 बल्कि वॉल्यूम्स में ये डिबेट्स, डिस्कशंस एटसेट्रा है। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जो कुछ लिखा गया उसको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। आप लोग भी तो कहते हैं ना यार क्या कहा, फिर से समझाना, तो यार समझ में नहीं आया, तुम्हारा मतलब क्या है। तो इंटरप्रेट मतलब समझाना किसी भी चीज़ का। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा गया है, कभी उस पर क्वेश्चन उठता है तो उसको समझाने के लिए उन रिकॉर्डेड और जो प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको देखा जाता है, फिर उनसे बताया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? जुडिशरी को है। तो ये तो शायद यहीं तक है, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा अगला ट्यूटोरियल का विषय होगा। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें और तमाम जो बीच बीच में आपको मिल रहे हैं, है ना, जगह जगह क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे ये हो गया, ये वहाँ से हो गए, तो इन सब के भी आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ncrttutorials.com पे जाइए तो उनको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में दिया गया। और जो इसके एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं उनको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के रूप में या क्वेश्चन आंसर्स के रूप में दिया गया है। तो अगला जो हमारा होगा वो होगा गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।